स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स में 8th लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? हमने वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। वेक्टर्स के प्रोडक्ट हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं और वो होते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं आज। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी से ये एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, चलो वो डायरेक्शन भी हम देखेंगे। वेक्टर है तो अब ए क्रॉस बी बेसिकली होती क्या वैल्यू है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। कैलकुलेट कैसे होती है? देखो, ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया और एन कैप इसकी डायरेक्शन हो गई। अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है ए बी साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात की मैंने। जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमें देखना जरूरी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं। मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ए वेक्टर, ये वेक्टर बी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मेरी ये जो फिंगर है ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो, तो ए क्रॉस बी मुझे निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है मुझे एक स्क्रू लगाना है और स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो स्क्रू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई ए क्रॉस बी की। अब ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, इसका मतलब एन कैप यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है। अच्छा, इस वेक्टर की लेंथ क्या है? इस वेक्टर की लेंथ है ए बी साइन थीटा, जहां थीटा इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस वेक्टर की लेंथ भी हमारे पास आ जाए। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूं, बी क्रॉस ए निकालता हूं, तो इस बार बी से ए की तरफ घुमा। ये बी था, ये ए था, तो बी से ए की तरफ घुमाता हूं। तो बी से ए की तरफ ये मैंने घुमाया तो ये नीचे आ रहा है, स्क्रू स्क्रू नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि ये ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो, ये ए ये बी, तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, इससे भी 90, इससे भी 90। तो ए क्रॉस बी का एंगल बी से भी 90 होता है, ए क्रॉस बी का एंगल ए से भी 90। ऐसे ही बी क्रॉस ए का एंगल ए से भी 90 और बी क्रॉस ए का एंगल बी से भी 90। तो ये बात यहाँ से निकल के आती है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है ए के, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी के, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। ऐसे ही बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर है ए के एंड बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर है बी के। तो यहां तक ये परपेंडिकुलर्स, ये जो है ए क्रॉस बी, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और बी क्रॉस ए भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो दूसरा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। अब यहां से अगर इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? ए क्रॉस बी डॉट ए, तो जीरो होता है सर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ए क्रॉस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। ऐसे ही ए क्रॉस बी डॉट बी, ये भी जीरो हो गया क्योंकि ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही बी क्रॉस ए डॉट ए, ये भी जीरो हो गया, और बी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी जीरो हो गया। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ए क्रॉस बी का ए के ही साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो इस वजह से है क्योंकि ए क्रॉस बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। चलो
थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि आखिरकार हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या थी। देखो कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको कराया था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं वेक्टर के। कोई मान लीजिए वेलोसिटी का वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो गया, एक वर्टिकल वेक्टर हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करती है वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे वर्क था, वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के कंपोनेंट पे डिपेंड करता था। ऐसे ही दूसरा ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारे पास जो ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करेंगी जो ऐसी क्वांटिटी, उनको हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे टॉर्क, इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बेसिकली, टॉ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, मैं आपको इसको एक उसमें दिखाता हूँ। एक बॉडी है, वो किसी पॉइंट ओ पर हिंज है। हिंज का मतलब समझते हो ना आप। मान लीजिए ये बॉडी है, आपने इसको यहाँ कील ठोक दी, कील ठोक दी तो अब ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है। हमने इस पे इधर इस पॉइंट पर इधर फोर्स लगाया F। अब ये फोर्स और ये R वेक्टर पे जाके लगाया, R वेक्टर पे जाके F फोर्स लगाया हमने। O से जिस पॉइंट तक लगाया ये R वेक्टर है और इस पे F फोर्स हमने लगाया। तो F फोर्स लगाने के बाद इसका जो टॉर्क बनता है, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इसको घुमाने के, क्योंकि जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये घूमना शुरू कर देगा। भाई आप ऐसे देखो, ये मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे हिंज कर दो और आप इस पे ऐसे फोर्स लगाओ तो ये घूमना शुरू कर रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो ये घूमना शुरू कर देता है। तो ये बॉडी घूमना शुरू कर रही है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये इसको घुमा रहा है। बेसिकली ये जो फोर्स है ये एक टॉर्क जेनरेट कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है R क्रॉस F, जिसकी वैल्यू क्या होती है? R क्रॉस F। ये इस टॉर्क को जनरेट करेगा, उस टॉर्क की वजह से ये बॉडी घूमना शुरू कर देती है। तो ये यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चलो हमें कहाँ ज़रूरत होती है, ये भी हमने सीख लिया। कैसे कैसे कैलकुलेट करना है इसकी थोड़ी सी बात होगी। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी। ए बी साइन थीटा से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एन कैप वेक्टर, तो वो एन कैप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास वो प्रॉपर्टी से ही बनते हैं। प्रॉपर्टी अगर हमको क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको इसकी डायरेक्शन भी बताई कि डायरेक्शन इसकी किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो ए बी साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें और वो ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से ए बी साइन थीटा होती है, साथ में एन कैप होता है। ये एन कैप क्या दे रहा है? इसकी डायरेक्शन दे रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे रहा है। मान लो मुझे सर ये एन कैप ही निकालना हो, तो कोई बात नहीं, एन कैप निकालिए आप। एन कैप ये जो क्वांटिटी है इसके अपॉन में आ जाएगी इधर, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज एन कैप। अब इस एन कैप की अगर बात करें, चलो इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें, तो ए ये था, बी ये था, तो ए क्रॉस बी इस तरफ था,
ए क्रॉस बी इस तरफ था, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसी के डायरेक्शन में तो होगा ना एन कैप, अगर एन कैप इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस एन कैप नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो एन कैप की जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एन कैप है, और नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसलिए हम एन कैप के लिए फॉर्मूला ले लेते हैं प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब भी हमें ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ए और बी वेक्टर इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ निकालना हो या नीचे की तरफ निकालना हो, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये क्या हुआ? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of A वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। इसी को हम एन कैप बोलेंगे। तो एन कैप के लिए या प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उसके लिए क्या जरूरी है? ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करना, वो भी अभी सीखेंगे कि ए क्रॉस बी को कैलकुलेट हमें कैसे करना है। चलिए अब इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं अभी आगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा कि ए क्रॉस बी के बारे में बात हुई कि ए बी साइन थीटा एन कैप होती है इसकी वैल्यू। अभी हम एक और बात करते हैं कि अगर किसी वेक्टर का ए क्रॉस बी हम कहें, ए क्रॉस बी वेक्टर मान लीजिए जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर होने का क्या मतलब है? जीरो वेक्टर होने का मतलब सर ये है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। ए क्रॉस बी अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए, जीरो वेक्टर आ जाए, बेसिकली जीरो वेक्टर आ जाए, तो इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो है जीरो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? दैट इज इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, मतलब उनके बीच में जो एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो या तो लिख देता हूं मैं इस बात को भी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। या तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल हैं इस तरीके से, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, या दोनों आपस में 180 डिग्री पे हैं, तो एक इधर एक इधर, ए ये हो गया बी ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वहां पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। हो सकता है वो सेम डायरेक्शन पैरेलल हो सकता है वो एंटी पैरेलल हो, ठीक है ना, पर होंगे पैरेलल। उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका? या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी 0 कब होता है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट, अब बात करते हैं कि ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है या नहीं। चलो एक और बात करते हैं उससे पहले कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। जैसे ए डॉट बी, पिछले वाले में देखा था हमने डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल था, लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? चलो बताता हूं क्यों नहीं होगा यार। ये तो सब चीज आप देख चुके हो। ए ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है और बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आ रहा है। बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों की जब डायरेक्शन ही डिफरेंट है तो इक्वल कैसे हो जाएंगे? दो वेक्टर इक्वल तो तब होते हैं ना जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन एक पॉइंट यहां से बनता है, और वो पॉइंट क्या बनता है आप लोगों का कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हम उसको देखते हैं। आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हम उसको देख लेंगे।
फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने आपसे बताया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। अब इक्वल नहीं होता, इसी से एक पॉइंट निकल के आता है, क्या? अच्छा एक काम करें, ए क्रॉस बी सर ऊपर की तरफ है मान लीजिए, और बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है, ये आपस में इक्वल वेक्टर तो है नहीं, क्या इनको इक्वल बनाया जा सकता है? हाँ, इनको इक्वल बनाया जा सकता है। अगर मैं ऊपर नीचे वाले वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी आ गई कि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए होती है। बी क्रॉस ए पे माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, या इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हो आप, ए क्रॉस बी पे माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस बी पर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो वो बी क्रॉस ए बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सब कुछ पढ़ रखा है बच्चों, सब कुछ पढ़ रखा है। चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7th, प्रॉपर्टी नंबर 7th पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7th है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी, मान लो दो वेक्टर हमारे पास बी और सी, उनको ऐड किया गया और बाहर उसके क्रॉस प्रोडक्ट ए का किया, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी अलग हो जाएगा प्लस में ए क्रॉस सी, तो एज ए नंबर मल्टीप्लाई जैसा बिहेव करता है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, तो ए क्रॉस बी फिर प्लस, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, तो ए क्रॉस सी, मैंने कहा नंबर मल्टीप्लाई जैसा बिहेव करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप बी और सी में अपने लेफ्ट साइड से ए की मल्टीप्लाई करते हो तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आप इसको लिखते हो। अब यही मल्टीप्लाई, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली बहुत है कि ए पहले आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में बी के साथ जब आप इसको करोगे ना तो ए को ही पहले लेना, उल्टा मत कर देना, रिवर्स मत कर देना कि ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है आप यहाँ पे बी क्रॉस ए लिख दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसे ही हम अगर बी प्लस सी है हमारे पास और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो बी का ए के साथ क्रॉस बी क्रॉस ए, फिर प्लस, फिर सी का ए के साथ क्रॉस सी क्रॉस ए। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि बी प्लस सी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। देखो इसका क्रॉस सीधे इसके साथ हुआ बी, फिर ए का क्रॉस सीधे सी के साथ हुआ और बीच में इनके प्लस है ही, क्योंकि प्लस था यहाँ पे बीच में। अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? देखो जैसे हमने आई जे के क्या थे, यूनिट वेक्टर थे सर, हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, ये मतलब कैलकुलेशन की आसानी के लिए यूनिट वेक्टर प्री डिफाइंड दिए गए कि एक्स की डायरेक्शन में आई कैप मान लीजिए, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, जेड की डायरेक्शन में के कैप, तो उनका भी तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं ना क्या आता है। तो उसके लिए एक आपको पॉइंट याद रखना है, एक सर्किल बनाइए, सर्किल पे एक तरफ एरो लगा लीजिए 3, इस तरीके से जैसे मैंने लगाया, ठीक है? एक को मानिए आई कैप, एक को जे कैप और एक को के कैप। एरो इस तरीके से लगाने हैं कि एक ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आए आपको, ठीक है? अब करना है मुझे, मान लीजिए आई क्रॉस जे, तो आपको आई से जे की तरफ घूमना है। आई क्रॉस जे का मतलब है आई से जे की तरफ घूमना है। इससे आगे कौन मिला? के। हम आई से जे की तरफ गए, फिर हमें आगे मिला के इसी डायरेक्शन में चलता हुआ, जिसमें हम चल रहे हैं आई से जे की तरफ, और फिर इसी डायरेक्शन में के मिला हमें चलता हुआ, तो इसकी वैल्यू के कैप हो जाएगी। याद रखिएगा ये बात, बिल्कुल आसान है। फिर ऐसे ही हमें अगर जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के मान लीजिए, तो जे से के की तरफ घूमना है, जे से के की तरफ, और आगे चलते हुए कौन मिला? आई, अपनी ही डायरेक्शन में चलता हुआ मिला तो प्लस आई कैप, और अगर नेगेटिव में मिले तो माइनस आई कैप। अब जैसे मुझे मान लो निकालना है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई से के की तरफ घूमना है। अब आपको भी सर ऐसे नहीं घूम सकते, नहीं, किसी अनदर वेक्टर के ऊपर से होके नहीं जाना है, ऐसे जाएंगे वापस। तो आई से के की तरफ गया मैं, आई क्रॉस के, आगे कौन मिला? जे, मैं इधर जा रहा हूं, वो इधर आ रहा है, तो माइनस का जे, माइनस जे का, बिल्कुल आसान।
तो हमने क्या किया है, आई क्रॉस के, आई से के की तरफ गया हूं तो आगे मिला मुझे जे, मैं इधर से आ रहा हूं, वो इधर से आ रहा है, तो माइनस जे। ओके, माइनस कब लेना है, जब हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो, वो इधर से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बिटवीन आई जे के। कैसे भी निकालो, बस एकदम से तुरंत से सर्किल खींचो, आप आंसर दे दो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। 9th प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, इफ ए वेक्टर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप एंड b वेक्टर a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप। दो वेक्टर है हमारे पास a और b, इन दोनों वेक्टर्स का हमें मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो रही है, ये नहीं कैलकुलेट करके बताया आपने कि इसे कैलकुलेट करना कैसे है। चलो देख लेते हैं। तो a क्रॉस b अगर आपको निकालना है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स का। अब डिटर्मिनेंट का जिक्र हुआ था, याद करो कहाँ हुआ था, याद आया, कोप्लेनर वेक्टर्स में 3 वेक्टर कोप्लेनर होते थे तो वहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती थी। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, 2 लाइंस खींच लीजिए, 2 लाइंस, उन लाइंस के बीच में हमें रोज लिखनी होती थी, 3 रोज। तो चलो वो रोज तो लिखेंगे, यहां पे कौन सी रोज लिखनी, तो आपको याद रखना है a क्रॉस b निकालने के लिए पहली रो तो हमेशा i कैप, j कैप और k कैप ही लिखनी है, पहली रो तो यही लिखनी है फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब दूसरी रो लिखनी है, a को देखिए पहले कौन आ रहा है, a क्रॉस b में पहले कौन आ रहा है, a, तो a को देखिए, a के जो कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट, j का, k का, i का तो है a1, j का है b1, k का है c, तो दूसरी रो हो जाएगी a1 b1 c1। तीसरी रो लिखनी है आपका, a क्रॉस b में लास्ट कौन आ रहा है, b आ रहा है, b, तो b के कोफिशिएंट लिखिए a2 b2 एंड c2। ये आपका हो गया a क्रॉस b की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन अब इसे सर सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। वहां पे वैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, लेकिन सॉल्व करना यहां पे भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा यहां पे भी आपको। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं। जो मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैसे कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट को, कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो ये हमने कहाँ पे देखा था, कोप्लेनर वेक्टर्स में देखा था। एक बार और कर लेंगे और अच्छे से हो जाएगा। चलो देखते हैं। अभी देखो एग्जांपल में दिया हुआ है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट उसने बोला है, उसने ये तो नहीं बोला कि a क्रॉस b निकालना है या b क्रॉस a निकालना है, मतलब हमको दोनों निकालने हैं, क्योंकि a क्रॉस b, a और b के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है वो 2 तरीके से बन सकता है, a क्रॉस b भी बन सकता है, b क्रॉस a भी बन सकता है। तो पहले a क्रॉस b को फाइंड आउट करते हैं, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के लिए क्या फॉर्मूला लिखना है, मैंने कहा था फर्स्ट रो को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, i कैप, j कैप, k कैप डिटर्मिनेंट के अंदर। a क्रॉस b में पहले कौन आ रहा है, a, तो a के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2, j का 3, k का -4, तो 2 3 -4 लिख दीजिए सेकेंड रो में। थर्ड रो में b जो बाद में आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, b, तो b के कोफिशिएंट कौन कौन है, -2 3 और 1, -2 3 और 1। बताओ बात समझ में आई नहीं, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखना है सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, मैं आपको टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट को थोड़ा सा गैप दे के लिख लीजिए। पहले i लिख लिया, थोड़ा सा दूर जाके j लिख लीजिए, थोड़ा सा दूर जाके k लिख लीजिए। फिर पहले एलिमेंट पे प्लस लगाना है, दूसरे एलिमेंट में माइनस लगाना है, तीसरे एलिमेंट पे फिर से प्लस लगाना है, प्लस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटे छोटे 3 डिटर्मिनेंट बना देने हैं, छोटे छोटे 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। अब इन डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी वैल्यू रखनी है उसका तरीका समझिए। i है
इस डिटरमिनेंट के शुरू में i है, तो i वाली रो को काट दो और i वाले कॉलम को काट दो। बाकी ये जो 4 एलिमेंट बने इनको लिखो 3 - 4 3 और 1। फिर अब j पे पहुंचो तो j वाली रो काट दो, j वाला कॉलम काट दो। बाकी ये 4 बचे 2 - 2 - 4 और 1। फिर k वाले, तो k वाली रो काटो, k वाला कॉलम काटो, तो ये हो गया 2 - 2 3 3। बोलो समझ में आई बात है नहीं? अब इसके बाद एक ही तरफ एरो, पहले इस एरो को लगा लीजिए। इस एरो का क्या मतलब है ये बताऊंगा मैं, 1 से 3 की तरफ। तो पहले एक ही एरो लगा रहा हूं मैं, दो नहीं लगाऊंगा कि इस तरफ भी लगता है वैसे एरो, लेकिन वो नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इससे आपको ये याद रहेगा कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो आई कैप बाहर है, अब इसकी मल्टीप्लाई एलिमेंट की इसके साथ, इस एरो का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, फिर माइनस कैलकुलेशन में आएगा, अपनी तरफ से लगाना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए एरो नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पहले इस एरो की मल्टीप्लाई थी या इस एरो की मल्टीप्लाई। तो इसी एरो की मल्टीप्लाई है, बस एक ही एरो लगा रहा हूं, तो पहले इसी की है और फिर माइनस लगा के इन दोनों की है। तो माइनस लगाया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 3 इंटू में -4, तो माइनस का 12। बताओ बात समझ में आएंगे नहीं? अब माइनस जे को रखते हैं बाहर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2, फिर अपनी तरफ से माइनस, अब -2 - 4, माइनस तो प्लस होगा, तो प्लस का 8, याद रखिएगा, माइनस प्लस हो गया यहाँ से। फिर के कैप, अब यहाँ से 3 इंटू 2 6, और फिर माइनस अपनी तरफ से -2 इंटू 3, तो -6। बोलो समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ से ये आई कैप 3 माइनस प्लस का 12 हो गया, यहाँ से माइनस जे, ये 2 - 8 -6 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, -6 हो गया, प्लस के कैप, अब ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो डायरेक्ट अब इसको कर देते हैं 12 + 3 15 आई कैप, माइनस प्लस 6 जे कैप, और ये 12 के कैप। ये जो हमारा आया है ये A क्रॉस B वेक्टर हमारा कंप्लीट आ गया, ये कंप्लीट आ गया। कंप्लीट का मतलब क्यों कह रहा हूं मैं कंप्लीट? ये सिर्फ AB sin थीटा नहीं है, साथ में n कैप भी तो है, AB sin थीटा नहीं है। अभी सर मुझे अगर इसमें इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, n कैप भी कैलकुलेट करना हो, वो सब कर सकते हो ना आप। ये वेक्टर है आपके पास पूरा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो, AB sin थीटा की वैल्यू मतलब। इसके पास डायरेक्शन भी है, n कैप भी कैलकुलेट कर सकते हो। n कैप के लिए मैंने आपको पता ही है क्या फॉर्मूला बताया है कि A क्रॉस B वेक्टर और अपॉन में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, इनको आपस में डिवाइड कर दो आप, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब प्लस माइनस लगा दोगे, तो फिर मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस लगा दोगे तो A और B के ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर आ गया, और माइनस n कैप तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर आ गया। मान लीजिए ये A, ये आपके पास B, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो क्वेश्चंस की वैरायटी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी में ही आपके पास आएंगे क्वेश्चंस, उनको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी जरूरी है। अब हमने ये A क्रॉस B कैलकुलेट कर लिया। अभी मैंने शुरुआत में ही बात कही थी आपको कि A क्रॉस B या B क्रॉस A नहीं पूछा, उसने बस बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट इनके बीच में निकालिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट इनके बीच में निकालना है, तो A क्रॉस B हम निकाल चुके हैं, B क्रॉस A भी तो निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे शुरू में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि A क्रॉस B इक्वल्स टू होता है माइनस का B क्रॉस A, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो यहीं से हम B क्रॉस A की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी माइनस का A क्रॉस B। A क्रॉस B हम निकाल चुके हैं, देखो ये निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ, तो उठा के रखिए 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस का 12 के कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 15 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 12 के कैप, डेट इज B क्रॉस A वेक्टर। तो हमने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट कर लिए, और यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि A क्रॉस B एक बार निकाल लेंगे तो B क्रॉस A माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा।
या आप बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर लीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ए क्रॉस बी आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज।